नेपाल में अब तक के चुनाव नतीजों से यह साफ हो गया है कि वहां पर जेन जी की सरकार बनेगी। वहां के मशहूर रैपर और काठमांडू के मेयर रहे सिर्फ 35 साल के बालेंद्र शाह की नई पार्टी राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी 165 में से 125 सीटें जीत चुकी है, जबकि नेपाल की सबसे बड़ी पार्टी नेपाली कांग्रेस सिर्फ 18 सीटें जीती और पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की पार्टी तो सिर्फ 8 सीटें ही जीत पाई है। यानी देख लीजिए, नेपाल की जनता ने अपने पुराने सारे नेताओं को घर बैठा दिया। बालेंद्र शाह पिछले साल हुए जेन जी आंदोलन का सबसे बड़ा चेहरा थे। बालेंद्र शाह की पार्टी की बढ़त इस बात को साबित करती है कि नेपाल के लोग 74 वर्ष के केपी शर्मा ओली जैसे बुजुर्ग नेताओं के शासन से अब मुक्ति चाहते हैं। दिलचस्प बात यह है कि बालेंद्र शाह ने सीधे मुकाबले में पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को लगभग 50,000 वोटों से हरा दिया। ये दोनों एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक दूसरे के खिलाफ लड़े थे और बालेंद्र शाह जीत गए, और वो भी बहुत अच्छे मार्जिन से। अब आपको बताते हैं कि बालेंद्र शाह की जीत का क्या मतलब है। नेपाल में जो इतना बड़ा परिवर्तन आया है, इसका क्या मतलब है। पहला, इन चुनावी नतीजों से नेपाल के वोटर्स में बदलाव के लिए एक मजबूत इच्छा शक्ति दिखाई देती है। वहां कम से कम 10 लाख ऐसे युवा वोटर्स इस बार थे जिन्होंने पहली बार वोट डाला, और उनकी मर्जी क्या है वो नतीजों में दिख रहा है। नेपाल की जनता अब पुराने और बुजुर्ग नेताओं की बजाय युवाओं का नेतृत्व देखना चाहती है। तो एक मजबूत इच्छा शक्ति नेपाल की जनता की, वहां के वोटर्स की इन चुनाव के नतीजों में दिखाई देती है। उन्होंने जो आंदोलन के समय सोचा था, चुनाव के समय भी उनके विचार बदले नहीं। दूसरा, लगभग 10 साल के बाद पहली बार नेपाल में एक पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनेगी, और जिस तरीके से इस पार्टी आगे बढ़ रही है, बड़ी बात नहीं है कि इस पार्टी को 2/3 बहुमत मिल जाए। यानी नेपाल की जनता भी अब गठबंधन की राजनीति से परेशान हो चुकी है। बार बार प्रधानमंत्री का बदलना, बार बार सरकारों का गिरना, फिर नई सरकार का बनना, फिर नए गठबंधन होना, इससे वहां की जनता परेशान हो चुकी थी, क्योंकि गठबंधन की राजनीति में ही सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार होता है। इसलिए अब नेपाल में पूर्ण बहुमत की यह सरकार आई है। तीसरा, नेपाल के अलावा बांग्लादेश और श्रीलंका में भी युवाओं ने बहुत बड़े बड़े आंदोलन किए थे। जेन जी के आंदोलन हुए थे, लेकिन जब वहां पर चुनाव कराए गए तो वहां की मुख्य धारा की पुरानी पार्टियां ही चुनाव जीतकर वापस आ गईं, और आंदोलन करने वाले युवा कुछ खास नहीं कर पाए। जो युवा नेता थे, उनकी जो नई पार्टियां थीं, वो कुछ नहीं कर पाई। चाहे बांग्लादेश के चुनाव के नतीजे देख लीजिए या फिर आप श्रीलंका में देख लीजिए। इसलिए नेपाल के नतीजे बांग्लादेश और श्रीलंका से बिल्कुल अलग हैं, और अलग इसलिए हैं क्योंकि वहां की जनता ने जो बात आंदोलन के दौरान कही, वहां के जेन जी और युवाओं का जो मूड आंदोलन के दौरान था, चुनाव के दौरान भी वही रहा, जबकि दूसरी जगहों पर यह मूड बदल गया। चौथी बात, बालेंद्र शाह के ऊपर अब बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी, क्योंकि नेपाल की आम जनता और युवा उनसे बहुत बड़े बड़े बदलावों की उम्मीद कर रहे हैं। बालेंद्र शाह को भी अब यह समझना होगा कि सड़कों पर प्रोटेस्ट करना आसान है, लेकिन किसी चरमराती अर्थव्यवस्था में बड़े बदलाव लाकर सरकार चलाना और जनता को खुश रखना बहुत ही मुश्किल काम है। गवर्नेंस एक अलग चीज होती है, प्रोटेस्ट करना अलग चीज है। अब बालेंद्र शाह को सबसे पहले नेपाल की खराब अर्थव्यवस्था को ठीक करना होगा, युवाओं के लिए रोजगार पैदा करना होगा, क्योंकि पलायन नेपाल की एक बहुत बड़ी समस्या है। लोग, वहां के युवा दूसरी जगहों पर जा रहे हैं रोजगार की तलाश में। इसके साथ ही शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को भी बेहतर बनाना होगा। अभी तक नेपाल की पूरी राजनीति भारत और चीन के बीच झूलती रहती थी, और वहां की सरकारों ने आम जनता के लिए कभी कोई काम किया ही नहीं। बस वो यही बताते रहे कि अब हम चीन के करीब जा रहे हैं, अब भारत के करीब जा रहे हैं। बालेंद्र शाह के लिए भी ये बहुत बड़ी चुनौती होगी कि वो भारत और चीन के बीच कैसे एक संतुलन बनाकर रखें। कहीं ऐसा ना हो कि चीन का प्रभाव उनके ऊपर बहुत ज्यादा हो जाए। भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वो नेपाल के 35 साल के इस युवा प्रधानमंत्री के साथ जल्दी से जल्दी एक नया रिश्ता स्थापित करें, एक नई केमिस्ट्री बनाएं उसके साथ, और यह भी सुनिश्चित करें कि चीन उन्हें अपनी तरफ बरगलाकर कहीं खींच न ले। अब जल्दी से आपको यह भी बताते हैं कि नेपाल के नए प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह कौन है। 35 साल के हैं, तो मैं आपको बता चुका हूं, बहुत युवा हैं। इन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है और वो एक रैपर रह चुके हैं। राजनीति में आने से पहले अपने गानों की वजह से वो युवाओं में बहुत लोकप्रिय थे। उन्होंने नेपाल में भ्रष्टाचार, गरीबी और नेताओं के अन्याय के खिलाफ कई गाने गाए हैं, जिसकी वजह से वो बड़े लोकप्रिय हुए। इसलिए कई बार हम सोचते हैं कि जो भ्रष्टाचार है, नेता जो कर रहे हैं और जनता की जो परेशानियां हैं, ये तो सिर्फ न्यूज में आती हैं, लेकिन उन्होंने इन परेशानियों को संगीत में ढाल लिया और इन परेशानियों को अपने गानों के जरिए लोगों तक पहुंचाया। बालेंद्र शाह वर्ष 2022 में एक निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में काठमांडू के मेयर बने थे, और मेयर के रूप में उन्होंने भ्रष्टाचार विरोधी अभियान चलाया, और उस दौरान युवाओं में, खासतौर पर जेन जी में, वो बहुत लोकप्रिय हुए। वो अक्सर एक काला चश्मा पहनते हैं और नेपाल में इसे बालेन स्टाइल के चश्मे के रूप में जाना जाता है, और उनके स्टाइल के जो चश्मे हैं वो बड़े लोकप्रिय हैं और लोग इन्हें खरीदते भी हैं। नेपाल में 4 साल पुरानी इन तस्वीरों की आजकल बड़ी चर्चा हो रही है, जिसमें नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने बालेंद्र शर्मा को 4 साल पहले एक तबला गिफ्ट किया था, और यह तब की बात है जब वो काठमांडू के सबसे युवा मेयर बने थे। ये तस्वीर 2022 की है, और समय का चक्र देखिए कि बालेंद्र शाह खुद केपी शर्मा ओली को इस बार चुनाव में हराकर अब उनकी जगह नेपाल के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं।
तो केपी शर्मा ओली ने 4 साल पहले ये सोचा नहीं होगा कि ये जो लड़का है जिसे मैं ये तबला उपहार में गिफ्ट में दे रहा हूं, एक दिन यही लड़का मुझे घर बैठा देगा, उन्हें चुनाव में भी हराएगा, उनकी पार्टी को भी हरा देगा और इनकी जो स्थिति है उसकी अदला बदली हो जाएगी। और थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी है कि उन्होंने बालेंद्र शाह से फोन पर बातचीत की है और उन्हें चुनाव में जीत की बधाई दी है। जेन ज़ी की हम लगातार बात कर रहे हैं। आप पहले प्रधानमंत्री मोदी का ये सोशल मीडिया पोस्ट आप देख सकते हैं, जिसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने बालेंद्र शाह से बात की है और उन्हें बधाई दी है।